Shall we start with the first activity? So we keep in mind only 12 people are here, but let us start. We have given enough time. आपको experiential methodology के साथ आपके classroom में जब काम करते हो या कोई lesson किया हो, तो what makes you smile? Look at these emojis. My colleague will share. ये इमोजी है, पहला वाला है स्माइली, हम सबको पता है. तो आपको ऐसा कौन सा अनुभव हुआ है जब आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग, व्हेन यू हैव बीन अप्लाइंग द मेथड्स एंड अप्रोच, कैन यू शेयर अ मोमेंट व्हेन यू फेल्ट हैप्पी? हु वुड लाइक टू शेयर? हु वुड लाइक टू शेयर अ मोमेंट? कब आपको ऐसा लगा? क्यों ऐसा लगा? यस गजेंद्र सर. यस मैम, बच्चों को जब कोई एक्टिविटीज करने के लिए देते हैं और उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें एक स्माइल आती है, बच्चों को भी वो स्माइल आती है और उनको करता हुआ देखते हुए हमको भी वो स्माइल आती है. Sure, but do you have an example? If you have, you can share, but it's okay. एग्जाम्पल के तौर पे अपन जैसे अगर पेपर बोट वाली एक्टिविटी बच्चों को जब करवा रहे थे तो उन्होंने जब पेपर बोट बनाया था, बनाने के बाद जब हमने देखा कि उन्हें अलग अलग टाइप की पेपर बोट बनाकर हमको दिखाया, तो उस चीज को देख के हमें भी थोड़ा स्माइल आया और उनको तो बहुत ज्यादा स्माइल आया. Absolutely. Thank you. Now we will share the image again. Second question ये है, please share a moment when you were in your classroom, when you were using, please mute yourself, when you were using experiential learning, what made you think? ऐसी कोई moment आई कि जब आप सोच में पड़ गए? What made you think while applying experiential learning in the classroom? Can you share a moment that made you think? आप सोच में पड़ गए. ऐसी मोमेंट कोई शेयर करना चाहता है? जब हम एक्टिविटीज बच्चों को करा रहे हैं तो एक्टिविटीज को और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे बनाएं ताकि बच्चों के समझने में वो बहुत ज्यादा आसान हो. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ऐड कर सके ताकि बच्चों को एक्टिविटी आसान लगे और वो अपनी रियल लाइफ में उसको सही तरीके से. तीसरा क्वेश्चन ये है कि कैन यू शेयर अ मोमेंट इन योर क्लासरूम व्हेन यू वर यूजिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथोडोलॉजी वेयर यू फेल्ट, आपको शिक्षक या शिक्षिका के नाते यू फेल्ट आई लर्न समथिंग न्यू. कब आपको लगा कि आई लर्न समथिंग न्यू इन योर क्लासरूम जब आप क्लास लेते थे तब? प्लीज शेयर. थैंक यू फॉर. हाँ बोलिए मैम. जैसे हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो बच्चे अधिकतर हमारी जो लेक्चर्स उससे बोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस लर्निंग से उन्हें पढ़ा रहे थे तो हमें समझ में आया कि हम भी बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, उनको जॉयफुल एनवायरनमेंट में पढ़ा सकते हैं. हमारे साथ रह के वो भी थोड़ी देर खुश होते हैं, अदरवाइज वो बोर हो जाते हैं कई बार. तो हमें ये चीज सीखने के लिए मिली कि हम इस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सब्जेक्ट की तरफ खींच के ला सकते हैं अपने. जी. सो आपकी नई इंसाइट, न्यू लर्निंग वाज दैट अरे ऐसा भी तरीका होता है पढ़ाने का जिसमें बच्चों को इतना इंटरेस्ट, फन, एंगेजमेंट और लर्निंग भी होता है साथ साथ में. इज दैट व्हाट? यस मैम. थैंक यू. तो अभी ये हमारा स्टार्टर था टू गेट ऑन टू कि हमारा अनुभव कैसा रहा. You know, that is why we did this as a starter to share. तो जितने लोग ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा हमें एक दूसरे का अनुभव की पहचान रहेगी. अभी we are going to put you in a breakout room और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ब्रेकआउट रूम में एक दूसरे के साथ वीडियो खुल के या ना खुल के बात करें. ब्रेकआउट रूम का टास्क क्या है इसका इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए. That you will recall any टॉपिक. जैसे आपने बोला मैं साइंस पढ़ाती हूँ, तो आप कोई भी टॉपिक आपने जो पढ़ाया है अभी नई तरीके से वो शेयर कीजिए और सोचिए. कैन यू शेयर दैट डिड यू यूज स्टोरी,
टेलिंग? डिड यू यूज अ गेम? उन बच्चों के पास गेम खिलवाया, बच्चों को कहानी सुनाई, बच्चों को फिल्म या यूट्यूब वीडियो बताई, ऑडियो क्लिप सुनाई? जैसे हिंदी में मैंने अपने बच्चों को स्पाइस ट्रेड के बारे में मैंने वीडियो सुनाई या दिखाई, और कुछ किसी का पॉडकास्ट सुनाया। ऐसे कोई तरीका यूज किया है आपने? उनके पास खिलौने बनवाए या किचन गार्डन में कुछ प्लांटिंग किया? डिड यू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग? तो इनमें से ये सब लिस्ट है लेक्चर मेथड यूज की, कि विच एक्टिविटी डिड यू यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक? प्लीज share in your breakout room and make a graphical representation. कितने लोगों ने स्टोरी बताई, कितने लोगों ने कहा वीडियो दिखाया? वैसे in your group, okay, we are making 4 breakout rooms, and in your group you will get 6 to 8 minutes. 6 to 8 minutes. Please share. आपने कौन सा तरीका यूज किया? Method. Which method did you use to introduce a topic? And then list it out. Have one group leader. We are opening the rooms. 4. नमस्ते मैडम। आपने कौन सा तरीका यूज किया सर? मुकिन साहब। मैम एक्चुअल में मैं तो प्रिंसिपल हूँ यहाँ, पर इसके बावजूद भी मैं जब क्लास में जाता हूँ तो प्रेरक प्रसंग और कहानी के माध्यम से कोई बात शुरू करता हूँ। अच्छा। और उसमें बच्चों को कैसे पढ़ना है, लाइब्रेरी का पीरियड एक्चुअली मैं लेता हूँ। उसमें बच्चे को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, विवेकानंद जी का क्या तरीका था, वो कैसे एक बार में कोई किताब पढ़ पाते थे मैम। वेरी ट्रू। तो हम करते क्या है कि बच्चे को हम एक्चुअल में उसकी मेमोरी और एकाग्रता को खत्म कर देते हैं उसको बार बार पढ़ा करके। हमको करना चाहिए कि हम उनको टारगेट देते हैं कि पहले तुम 1 लाइन पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको लिखना शुरू करो, फिर 2 लाइन करो, 3 लाइन करो। इस तरह हम देखते हैं कि अगर बच्चे के हम एकाग्रता को डेवलप करते हैं तो बच्चा वो आधा पेज पढ़ता है और लिख देता है। जब कहानी को पढ़ते हैं तो एक बार में हम क्यों लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं। जो एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ट्रू ट्रू ट्रू। ये सारी चीज बच्चे के अंदर जो है, मेरा जो पीरियड होता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ मेरे अगर 2 बच्चे भी इस तरह तैयार हो गए तो बच्चे सबसे अलग होके जाएंगे मैम। So experiential learning method में what we are trying to do is के अलग तरीके से बच्चे को इंटरेस्ट लेके और सभी बच्चे समझ सके ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। जी जी जी। तो आपको दूसरा, प्रतिमा मैम और सुभाष सर, आपको कुछ शेयर करना है? आपने कौन से तरीके यूज किए? कभी वीडियो दिखाई? क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। कुछ और ट्राई किया आप लोगों ने? प्रतिमा मैम और इज इट अ जेंटलमैन? इसमें कौन है? प्रतिमा मैम के ग्रुप में सुभाष सर, आपने कौन सा तरीका यूज किया? वीडियो अनम्यूट। हाँ, आप म्यूट है सर, आप म्यूट है जी। लेसन से रिलेटेड जो वीडियो रहते हैं वो दिखाते हैं बच्चों को। हाँ, ऑनलाइन में तो बहुत अच्छा होता है। सो आपका अनुभव कैसा रहा? वो यूज किया वीडियो, व्हाट वाज द बेनिफिट, हाउ डिड इट हेल्प? मैम बच्चे वीडियो देख करके ज्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि विजुअल मेमोरी भी आ जाती है, इंटरेस्ट आ जाता है ना जी। और इसके बाद क्या किया, जैसे आज हम असेसमेंट देखने वाले हैं, तो अगर आपने वीडियो दिखाया तो फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट के बारे में आगे से बात होगी। ओके, नेक्स्ट सेशन। सो प्लीज प्रतिमा मैम, ये है, आप सब लिस्ट करो कौन कौन से तरीके यूज किए हैं। लिस्ट डाउन विच मेथड्स यू हैव यूज्ड। सर, एनी डेटा कलेक्ट किया आपने कि कैसे मेथड्स यूज कर रहे हैं आपके दोस्त? डेटा कलेक्ट किया आपने? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आशीष सर, आपने कौन सा तरीका यूज किया? डिड यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स? Yes, ma'am. I have used story method. Story, yes. तो इसका अनुभव कैसा रहा? आपने शेयर किया? मैम, yes, ma'am. My company group में शेयर किया हूँ सर से। और संदीप सर ने शेयर किया? Yes, ma'am.
Very good. So you share in the breakout room, okay? Because time ज्यादा नहीं है. Yes, ma'am. Yes. आप तो share कर रहे हैं तो I don't worry about you. Yes. Okay, that's very nice. We can include more activities regarding with this genetic topic. So, any question from other participants? 2 participants are there, na? More 2 आप अपनी participants. तरफ से भी उसमें बहुत सी चीजें डाल सकते हैं मैम, क्योंकि अभी आपसे वो क्वेश्चन करेंगे रूम ब्रेक खत्म होगा जब, Okay. तो आप अपने पॉइंट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. I mean to say कि हमारे इस ग्रुप में 2 पार्टिसिपेंट और हैं, क्या वो कुछ डिस्कशन में रोल प्ले करना चाहते हैं? हाँ, 2 नहीं, एक तो मैं हूँ और एक विजय सर है. मैम है, वेलकम मैम. मुझे लगा कि हाँ, हम बट विजय सर, निधि मैम ने शेयर कर लिया. निधि मैम, जी Yes, विजय ma'am. सर बताइए, हाँ, आपने कौन सा अप्रोच यूज किया? नहीं हम दोनों बैठे हैं निधि मैडम साथ। तो प्लीज शेयर करो ना. अभी मैम ने जेनेटिक्स के बारे में बताया, जेनेटिक्स बट 2 अलग टीचर है तो शायद 2 अलग तरीके तो यूज किए होंगे ना. मैम एक्चुअली निधि मैम ने जो टॉपिक शेयर किया है हाँ, तो वो सर साइंस का। सर सोशल साइंस. ओके ओके Yes. ओके, सॉरी. तो हम मेन रूम में जाके हम सबके साथ शेयर करेंगे. प्लीज क्विकली 1 ओके, एक आइडिया आपका शेयर करना. वेलकम बैक एवरीबॉडी. I went to groups 1, 3 and 4 और मैंने देखा कि अच्छी तरह सब शेयर कर रहे थे. So I appreciate 1, 3 and 4 for participating and engaging with each other. Would you like to share group 1? Which approaches have you used using experiential method? Storytelling, ये सब जो list बताया, can you share your experience कैसा रहा? Group 1. 8-15 लोग हैं. Is everybody back? मैम ये ग्रुप 1 में जी. यस मैम निधि ने जो एक्सप्लेन तभी किया फिर है. अपन एक ही ग्रुप में आ गए. Yes. हेलो Sorry, Sunita ma'am. Yes, please continue. मैम, जो अभी अभी निधि मैम ने एक्टिविटी एक्सप्लेन किया है, हाँ. तो इसका जो अप्रोच जो मेथड था वो डिमॉन्स्ट्रेशन था. ओके. ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स क्लास में मैडम ने जो भी एक्सप्लेन किया बच्चों को, जो एक्टिविटी ये डिमॉन्स्ट्रेशन था. मैडम ने सामने दिखलाया बच्चों को कि देखिए बच्चे किस किस के ईयर जो हैं वो कंपाउंड लोब्ड है, किसके जो ईयर लोब है वो फ्री. देन उसके बाद मैडम ने आईज कलर, हेयर कलर्स, इनके सब के बारे में बतलाया. तो फाइंडिंग्स थे वहां पर. तो मैडम ने जैसे बतलाया कि कम बच्चों के कंपाउंड ईयर्स थे, तो वो मैडम ने बराबर दिखलाया भी बच्चों को क्लास में कि देखिए आपस में भी देखो, बच्चों ने खुद के कान टच करके भी देखे. Exactly. बच्चों ने क्या किया मैम? So Nidhi ma'am and Sunita ma'am, that we want to see that how much the child is doing. Child centered learning में क्या होता है, हम बच्चों के पास करवाते हैं. So पहली बार हम demonstrate करते हैं कि आपको ये देखना है compound year या whatever, and then maybe I can sit with my partner और in pairs दोनों एक दूसरे के देख सकते हैं. फिर 2 pairs share and become 4 and then the whole class. So हर एक बच्चे को अनुभव होता है, experience होता है. So demonstrate alone would be limiting because only teacher is showing. But जब बच्चे देखते हैं, एक दूसरे का देखते हैं, अपने पार्टनर का देखते हैं, तो बात बन जाती है, हर एक का अनुभव हो जाता है. Thank you for sharing. Learning by doing. Learning by doing in groups. The child does it. The child does it, not only teacher. Child-centered learning. हाँ जी. Yeah. Group 2. Thank you. Group 2. Is there anybody ready? Group 2 में कौन है फरा मैम? कमल सर, अक्षय सर, लवकेश सर. आप शेयर करना चाहते हैं? Group 3 जाएगा. I think group 2 is not ready. Yes. Group 3. में मैं कहना चाहूंगा मैम, हम लोगों ने आइडियो क्लिप का यूज किया था, फिल्म का यूज किया था. किसका?
मैम हमने 4 प्रकार की चीजों का उपयोग किया है टोटल। हमने स्टोरी के माध्यम से भी बच्चों को समझाया है, गेम के माध्यम से भी बच्चों को कुछ टॉपिक समझाए हैं, फिल्म दिखाकर भी बच्चों को समझाया है और बच्चों का प्रॉपर रिस्पांस आया है। जैसे हमने अगर स्टोरी बताया तो स्टोरी में भी हमने स्टोरी के माध्यम से बच्चों को हमने गिनतियां सिखाई हैं, गिनतियों के साथ में जोड़ना घटाना सिखाया है। बच्चे मार्केट में जाकर जब सामान खरीदते हैं किसी किराने की दुकान से तो वहां पर वो जोड़ घटाना सीख सकते हैं। इस पर बेसिस हमने स्टोरी बच्चों को बताई है। छोटी छोटी फिल्म शॉर्ट वीडियोस हमने दिखाया है बच्चों को, जिसमें हमने शंकु के, गोले के, बेलन के वीडियोस दिखा के उनके पार्ट्स के बारे में समझाया है। So how do you feel it was different from the regular? Means ये अलग तरीके का था, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट क्या लगा? इसमें डिफरेंट ये चीज समझ में आ रही है कि अगर आप बोलकर सिर्फ समझाते हैं बच्चों को तो बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो उनको क्लियर नहीं कर पाते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम वीडियो, स्टोरी, फिल्म इनके माध्यम से उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं और साथ में उसको बहुत इजीली तरीके से उसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। ग्रुप 3 शेयर करना चाहेगा? मैम ग्रुप 3 में हम ही लोग थे। सॉरी 4 तो 2 has not gone, ग्रुप 2 अभी भी नहीं बोले। ग्रुप 4 Who are the participants in group? मैंने बताया नहीं, ट्रेनिंग चल रही है। लक्ष्मी मैम, आप अभी ज्वाइन हुए हैं? जी मैम, मैं पीरियड में थी तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, फिर मैं अभी ज्वाइन की हूँ। सॉरी मैम। थैंक यू फॉर कमिंग बैक। सो ग्रुप 4 में कौन है? ग्रुप 4 में निधि मैम, सुनीता मैम, विजय सर, आप शेयर करना चाहेंगे? आपने शेयर किया था ग्रुप में शायद, या तो फिर हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं? आप बोलना चाहते हैं? इज योर इंटरनेट गुड? थैंक यू, प्लीज शेयर। आपका अनुभव कैसा रहा? कौन सी अप्रोच यूज किया आपने? हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से स्टोरी टेलिंग मैडम। हाँ, स्टोरी टेलिंग, Very स्टोरी के माध्यम से क्या मैं थैंक यू। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, ठीक है? तो आप इस वीडियो को हम बीच बीच में ठहर के आपको एक प्रश्न पूछेंगे इसके बारे में। तो ये वीडियो है जो आज के टॉपिक के ऊपर है, असेसमेंट। आपको क्या असेसमेंट मतलब क्या? आपकी राय क्या है? डेफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हैं असेसमेंट मतलब क्या? असेसमेंट आपके हिसाब से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट? यस लक्ष्मी मैम, आप अभी ज्वाइन हुए तो वुड यू लाइक टू शेयर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट? यस आशीष सर, असेसमेंट। मैम प्रैक्टिकल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम असेसमेंट के रूप में ले सकते हैं। जो एक छोटा सा प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल क्या होते हैं, थोड़े लॉन्ग होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट वाले प्रैक्टिकल होते हैं जिनके माध्यम से हम छोटी छोटी चीजें बच्चों को समझा सकें, उनको हम असेसमेंट के अंतर्गत लेते हैं। ओके, तो हम बराबर अपनी समझ आप ध्यान में रखो, और ये वीडियो में हमारी समझ हम बता रहे हैं, हमारी स्कूल की ये जो टीचर्स है ये बताएंगे, ट्रेनर्स, तो आप सुनिए। ओके, para ma'am is sharing and then you tell me what you understand. Yes. I'm putting types of assessments. One is formative assessment and another one is a summative assessment. I hope everybody is able to hear the audio. सुनाई दे रहा है आपको ऑडियो? Yes ma'am. Okay, thank you. See, as teachers, when we go to a class and take classes, what happens that we do a certain kind of a learning experience with our students. So once the students have the learning experience, we want to know that what has been their journey of this particular
discipline that they have been learning in the class with you people. So what we do is sometimes once the class is over, we make them do a little mind map, or we make them do a little reflective oral, paragraph writing, or we make them do, oral presentations, and they give feedback to each other, to their peer group, and teachers also are able to understand what these children have understood in the class. So this helps the teacher to also take their forward other classes, and also it gives these students where they need to improve, what is the feedback to be given to each child, and where the teacher needs to take the class from here. अच्छा, आपने अभी तक जो वीडियो देखी, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल सुने असेसमेंट करने के लिए? Which are some of the ways in which a teacher can assess? स्टोरी राइटिंग था मैम उसमें. Okay. स्टोरी राइटिंग. पैराग्राफ राइटिंग भी थी मैडम उसमें. पैराग्राफ राइटिंग था जी. यस मैम. थोड़ा कुछ सिखाया, जैसे आपने साइंस सिखाया, हिस्ट्री में कुछ सिखाया, इसके बारे में समराइज करके कुछ लिख सकते हैं, राइट? पैराग्राफ में छोटा सा असेसमेंट. तो और दूसरा क्या एग्जांपल दिया? वन सेकंड, सॉरी. सुनीता, आप कुछ बोल रहे थे? प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट आल्सो. प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, ये असेसमेंट हो गया. ये वीडियो थी, टीचर जब जानना चाहते हैं कि मैंने जो सिखाया इसमें से हाउ मच हैज द चाइल्ड अंडरस्टूड. यस मैम. What are the feedback बोल सकते हैं मैडम अपन इसको. In what different ways? बच्चों से small छोटे feedback लेना. Yes, perfect. To take oral presentation भी था मैम. Oral presentation भी था. Oral present, yes. Oral presentation also. And another one was mind map. To make questionnaire. Sorry? Questionnaire for assessment. Okay. I think quiz ले सकते हैं, छोटा quiz ले सकते हैं. Yes ma'am, quiz ले सकते हैं. और why do we assess? टीचर असेसमेंट क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है? ये सुना इसमें से कुछ? जैसे एज गजेंद्र सर से बच्चों का रिस्पांस लेने के लिए मैडम, बच्चों से प्रॉपर रिस्पांस हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जानने के लिए हम उनसे स्मॉल एफए लेते हैं. मैडम, बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा, इसको भी हम देखते हैं उसमें से. हाउ मच दे लर्न. हाउ मच, ये तो आप बच्चे की परीक्षा कर रहे हो. दूसरा एक रीजन है, व्हाई डू वी असेस? टू एक्सप्लोर. उनके अंदर कितना है मैम, वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट ये मैग्नीफाइंग ग्लास हम सिर्फ बच्चे पे नहीं डालते, हम इनवर्ड अपनी ओर एक मिरर हमारे लिए इतना सारा. हमने बच्चों को कितना सिखाया, हम उन्हें कहाँ तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. नहीं मैम, समझ गए. ये कैसे सिखाया? हमारा सिखाने का तरीका इज माय मेथड यूज्ड टू टीच, हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू लर्न. आर द चिल्ड्रन लर्निंग व्हेन आई एम टीचिंग? अगर मैं इतना लंबा भाषण दे दूं और किसी को कुछ समझ ही नहीं आया है, तो किसके ऊपर? मुझे अपनी तरफ देखना चाहिए ना. आई हैव टू एग्जामिन माई सेल्फ. हाउ एम आई टीचिंग? That is why I assess. That is the formative assessment. When we assess in the middle, before we complete something, then I look at कि मेरा जैसे कंपास होता है ना, मैप होता है ना, तो मैं सही दिशा में जा रही हूँ कि नहीं. उनको समझ आ रहा है कि मुझे थोड़ा धीरे से like I have the rest of the video. Okay, 1 second. From one point, one person of your group is going to throw the airplane that you have made. So you're going to observe two things. Okay, you're going to observe how far your airplane has gone. Second thing, what you need to do is how much time was your airplane was there in the air. One person is going to measure the distance and one person is going to note down the time. Okay. So once you've collected the data, you will now represent that data on the graph paper. Okay, and two separate graphs. One for the speed and one for the distance taken. Okay, and
After you do that, observe your graphs and see what kind of patterns, what kind of trends are emerging. You can see that some of them have taken more distance, some of them have taken less distance, some of them have taken more time. Then each one of you can do a presentation of your chart paper and talk to the other groups. ये देख रहे हो आप, एक ये टास्क हाँ है मैम, ना, इन्वेस्टिगेटिव टास्क है। एंड इस वीडियो में आपने देखा वो बच्चे पेपर प्लेन बना रहे थे, यस मैम, throwing the paper plane, measuring the distance, right? तो ये बच्चे ये कर रहे थे, टीचर क्या कर रही थी आप बता सकते हो? Leave the shared. What was the teacher doing in this class? What was the teacher's role? टीचर गाइड कर रहे थे मैम, प्रमोट कर रहे थे उनको। टीचर को सही क्लियर इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है पहले तो। You know the plane, you will measure, you will collect data, you will note down, right? फिर कितनी मिनट कितनी सेकंड हवा में प्लेन रहता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने के बाद टीचर बिकम्स फैसिलिटेटर, बाकी का काम बच्चे कर रहे हैं, right? Now for this my question, yes ma'am, that what kind of feedback will the teacher take from this task? ये जो रिपोर्ट लिखवाना है, कंपेयर द डेटा, चेंज द डिजाइन ऑफ द प्लेन, और फिर से डेटा कलेक्ट करो, एनालिसिस करो, रिपोर्ट लिखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल देखो, ये सब ये असेसमेंट हो सकता है? यस मैम, ये हो सकता है। So we are trying to say that एक्सपीरियंशियल मेथड यूज करके फिर आगे ऐसा टास्क दे के हम इसी मेथड, फन मेथड, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में भी असेसमेंट कर सकते हैं। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग। यस मैम। Make prototypes of different kinds of planes. Okay, you can go to the library, you can go to the computer lab, and you will do research on these types of planes. Not only will you make prototype models of those kind of planes, but you will also come up and explain the working principles of applied flying on the plane that has been allotted to you. Okay, so group 1, you will make a sprinter. Group 2, you will make a spinner. I'm giving you the rubrics. On the basis of the rubrics, your presentation will be assessed. The various criteria. This is for group 1 rubric. Group 2, which is Students, this is a rubric, you know. So when the other groups are presenting, you will go through this rubric and give them feedback. Okay. So as a group, you can discuss and give the feedback, and you can give to individual person also. Okay. Are the fuselages which help it float on water. Then, yeah, done. Just want to spoil time. This was a water plane or a seaplane. A seaplane or a water plane is a powered fixed wing aircraft that is capable of taking off and landing on water. Okay. Water planes that can take off and land on land as well as in water are a part of the subclass called amphibian planes. Tailplane also helps to adjust for changes in position of the center of pressure or center of gravity, which is mainly caused by changes in speed and altitude, fuel consumption, or dropping of cargo or payload. इस पार्ट में आपने बच्चों को क्या क्या करते हुए देखा? What were the group
dynamics in the classroom. Would somebody like to share? मैम जब एक्टिविटीज बच्चों को दी गई तो बच्चे ग्रुप में पहले तो पेपर प्लेन किस टाइप से बनाना है ये डिस्कस कर रहे थे आपस में। उसके बाद उन्हें पेपर प्लेन की हर टाइप्स को उन्हें इंटरनेट पे you both are in the सर्च किया कि आधार पर उन लोगों ने पेपर प्लेन बनाया। तो ये आपने देखा that who is doing the teaching? Who is doing the teaching? हाँ, हेलो, आप सबका ऑडियो तो चालू है कि नहीं? वीडियो नहीं चालू है, पर प्लीज आप बोलिए तो मुझे पता चलेगा कि आप उधर है भी कि नहीं है। मैम आवाज कट गई थी बीच में। मैंने बंद कर दी थी because it was coming from संदीप वीडियो and I didn't realize आप दोनों एक वो यूज कर। Sorry. Yes, Nidhi ma'am. Others also speak. Who was doing the teaching? Students are guiding each other and so sharing. So these are some of the ways कि they do research, they prepare charts. फिर डिवाइड करते हैं कि मैं इसके बारे में बोलूंगा, ये इसके बारे में बोलेगी। तो आपने ऐसे टास्क दिए हैं आपके क्लासरूम में। आप क्या ऐसे टास्क देख सकते हैं, देखना चाहते हैं या कभी सिखाया है? Have you used these kind of methods? मैम इस मेथड का यूज करके हम बच्चों को बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। तो हमारा सिर्फ बताने का नहीं है। Remember this section is about assessing. We want के बच्चे हमें बताए कि मुझे क्या समझ पड़ी, मुझे क्या आता है। हम एक को बताना चाहते हैं, if I am your student, I want to share with my friend what I understand. And for that you have to plan activities. So which are some of the activities that you saw in this part of the video? Which activities were used for formative assessment? By here. कौन सी एक्टिविटी देखी है? प्लेन बना के निधि मैम डेमोन्स्ट्रेट हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। डेमोन्स्ट्रेट मतलब पता हो या बाकी के सब कॉपी या देखते रहे? नहीं, ये तो हर एक बच्चे ने प्लेन बनाया, हर एक बच्चे ने रिसर्च किया और हर एक ने चार्ट ग्रुप में किया। फिर उनको एक क्राइटेरिया दिया। You see that? Do you understand rubric या क्राइटेरिया से आप क्या समझते हैं? हम एक दूसरे को फीडबैक देने के लिए क्या यूज करते हो आप क्लासरूम में? जैसे आपने बताया ना, आप फीडबैक लेते हो। आप इस फीडबैक के वक्त कुछ क्राइटेरिया ध्यान में रखते हो? You know criteria? Criteria मतलब some requirement. If I say कि प्लेन बनाओ और प्लेन उड़ाओ, तो मेरा क्राइटेरिया ये होगा कि जो बना है वो बोट नहीं है, प्लेन है और वो उड़ना चाहिए 5 सेकंड में 5। So these are my 2 criteria. Make a plane, use paper and make it fly. So criteria जो टास्क की जरूरत है उसको क्राइटेरिया कहते हैं। और फिर बच्चों को हम ये क्राइटेरिया देते हैं कि जब वो प्लेन उड़ाए तो यू विल टिक, हाँ प्लेन उड़ा, यस। प्लेन पेपर का था, यस। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। और अगर हम मार्क देने के बदले हम क्राइटेरिया यस कर सकते हैं कि यस प्लेन उड़ा, प्लेन पेपर का था, 5 सेकंड के लिए उड़ा, सो दैट इज क्राइटेरिया। वो बताया हमने। We will please see the rest of the video now. Good morning, everybody. So today we are going to do something which is very exciting. Okay, but for that I want you to be in smaller groups. What I'm going to do is I'm going to call 4 people from the class. Okay, so 4 of you. Okay, now what you're going to do is you are going to choose your own team. Each group is to come out with 5
questions for a quiz. Okay? Okay. 5 questions for a quiz. You also need to prepare an answer sheet for that. Okay? Each group will come here. You distribute your photocopies of your set of your questions to each group. Give them 10 minutes and let them solve it. Okay? After 10 minutes, what you're going to do is you're going to exchange it with the people in the group. They can just have somebody else's answer sheet, and then you discuss those answers with them, and they will correct it for each other, and after that you take it from there. Okay? Which statement relates to Bernoulli's principle? Okay, so the correct answer was C. Today we are going to do an assessment which is on creative writing. Okay? So there are going to be different airplanes, different types of airplanes. You can choose one of the airplanes from that one and you can write a creative essay on it. Okay? The word limit is going to be 700 minimum to 1200 maximum words. Okay? Convey your narrative in the first person because you are doing it as an autobiography, right? So it's an autobiography of an aeroplane. Alright? Most of the learning centers around, the focus is normally on the assessments always in the learning part. Now how do we break that? Now teachers often mistake assessment as a, the learning as a preparation for the assessment, which should not be the focus. The assessment is basically, it's not an outcome, it's a process that needs to be reviewed, that needs to be enjoyed by the students. And it should emerge very organically in the learning process. One myth that is, one mistake that most of the teachers normally do is that they think that assessment is basically feedback for students. I think it's rather a feedback for a teacher to see how effective her teaching, how effective her, the transfer of her, teaching method has been on the students. So teachers should actually take it as a feedback to reflect upon their own learning tools and techniques to see how learning can be actually more fun and process driven rather than just focusing on the assessments. Also, the assessment needs to also take care of various stakeholders. Various stakeholders should be a part of the learning process. Like it should not always be the teacher who is assessing the students. Sometimes a student should be given a chance to assess himself or herself. Peer group should be assessing the student. There could be an expert coming from outside. Sometimes the other class, different classes can actually give feedback to the students on their learning. The assessment has to emerge as a learning process which is enjoyable, which is fun-based, which includes diverse ways of assessment, and feedback mechanism should be incorporated or integrated in that. Now the assessments can vary from a very specific, task-specific assessments of essay writing, from something like a debate, something like a role play or a stimulation or a field work, lab work, creating a design, coming out with a model, making a working model. As teachers, we projected assessments as something which should be scared of. If we make the assessment process a fun process, if we make it more enriching, if we make it something the students will get a very non-judgmental review of their work, assessments are definitely going to be fun. So ये जो part आपने देखा, you can, would somebody like to explain each part? आपको क्या समझ आया? Assessment should not be treated as outcomes of learning, but as a joyful process. जो अभी तक बोल, yes आशीष, glad you are here. Yes. Actually वीडियो जो था क्विज के ऊपर था, तो क्विज में बच्चों को फोटोकॉपीज जो थी, ग्रुप में क्विज सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर दिया गया. उसके बाद देन रीचेक करने के लिए स्टूडेंट के बीच में ही उनकी कॉपियों को चेक किया गया, देन एक्सप्लेन ओवर द एग्जाम.
उसके बाद फिर जो क्वेश्चन थे उनके आंसर भी बताया गया मैम। इट्स अ टीम वर्क फॉर एवरीवन इन गुड वे। टाइम स्टूडेंट ही टीचर बन गए एक बार वो प्रेजेंटेशन के टाइम, राइट, व्हेन दे वर प्रेजेंटिंग, खुद ने रिसर्च किया, खुद ने मटेरियल जाना और यस मैम, यस एक दूसरे को सिखाया ओरल। और ये ओरली, यस मैम, रिटन टेस्ट लिया उन्होंने, हर एक ग्रुप में 5 क्वेश्चन बना के एक दूसरे को क्वेश्चन दिए, आंसर दिया। थैंक यू। उसके बाद चेक। So this is not treated as a stressful exam. बच्चे ने पेपर बनाया फिर डर कैसा ना? This takes more in stress. मैम इसको ऐसा कह सकते हैं कि खेल-खेल में समझना बोलते हैं। Very well said. And assessments work as feedback for the teacher. कोई समझाना चाहेगा? Assessments, how do they work as feedback for the teacher? थोड़ी हमने बात की। संदीप sir, would you like to share? यस मैम जी, असेसमेंट से मतलब ये है कि फीडबैक जो भी हम मिल रहा है उससे हम अपनी टीचिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज में बदलाव लाकर किस तरह से एक नया कोई इनोवेशन कर सकते हैं अपनी टीचिंग में। प्रैक्टिकली और डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा भी हम अपनी टीचिंग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और साथ ही हम बच्चे की रुचि के अनुसार उसको किस चीज की जरूरत है, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम हर बच्चे के लिए अलग अलग अपना एक प्लान बनाएं। और हमारी पढ़ाने की स्पीड, पेस, वो भी हम कर सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट मुश्किल है तो हम धीरे गाड़ी चला सकते हैं या आगे कभी कभी प्लान इससे भी ज्यादा 2 चीजें वो खुद रिसर्च कर लेके ले आते हैं तो हम समझते हैं कि अरे बाप रे, इतने छोटे बच्चे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि उन्होंने क्या क्या समझ लिया या कितने प्रश्न। इवन टू आस्क अ गुड क्वेश्चन मींस दैट दे आर लर्निंग टू क्वेश्चन। थैंक यू। वेरियस स्टेक होल्डर्स, हम ये स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? ये लर्निंग जर्नी एजुकेशन में स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं, इसका उदाहरण दिया मैम ने। कोई बता सकता है कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स है? स्टेक होल्डर, हाँ, स्टेक होल्डर मतलब जिसको, जैसे हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई फैक्ट्री चला तो वर्कर भी स्टेक होल्डर है, मैनेजमेंट भी स्टेक होल्डर है, जिसने शेयर खरीदा वो भी स्टेक होल्डर है, जो प्रोडक्ट बाय करता है वो भी स्टेक होल्डर है। तो ये एजुकेशन में हम स्टेक होल्डर, ये जो मैंने कुछ सीखा, मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे साथ और कौन स्टेक होल्डर है? मैम कैन आई एक्सप्लेन? यस प्लीज सर। एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में स्टेक होल्डर्स जो हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, लैब हैं, लाइब्रेरी हैं, स्पोर्ट्स हैं, म्यूजिक है, डांस है, उनके जो टीचर्स हैं वो सभी स्टेक होल्डर्स हैं बच्चे के टोटल इम्प्रूवमेंट के लिए। हाँ। And so what ma'am said in this video that if I am in grade 6, अगर मेरे बच्चों ने फूड और न्यूट्रिशन के बारे में सीखा तो ग्रेड 4 या 5 में भी जाके उनको सिखाए तो वो भी स्टेक होल्डर बन जाते हैं। यस मैम। और अगर मैं कोई पार्टिसिपेंट, कोई न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाती हूँ कि आप इनका इंटरव्यू ले, आप इनको तो जो एक्सपर्ट का यूज करते हैं वो भी स्टेक होल्डर, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर कहलाते हैं। related to that subject, yes ma'am. They can be involved in assessment. Yes sir. अगर इनका इंटरव्यू इनके साथ हुआ तो इसके बाद आपको क्या जानने मिला, आपका क्या प्रश्न पूछा, ये सब असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ सकता है। फिर इसके बाद वो दूसरे क्लास को जाके सिखाए, उसके लिए चार्ट बनाए, प्रेजेंटेशन करे, कुछ एक्टिविटी इनके साथ करे, उनका नाश्ता दिखाए कि आपने क्या खाया, क्या हेल्दी है, क्या नहीं हेल्दी है। तो ये हमारा असेसमेंट हो गया कि उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट के पास ठीक सुना कि नहीं सुना, समझा कि नहीं। So these are different methods and therefore it is fun but it is also assessment. Last point को समझाएगा? They have to be very specific. इसका मतलब क्या? इसका उदाहरण दे सकते हो आप? वीडियो में क्या देखा स्पेसिफिक? कौन सा असेसमेंट देखा हमने वीडियो में? मैम
जी जो प्लान की जो डिजाइनिंग थी, हाँ उसके बारे में बताया गया कि हाउ कैन फ्लाई, वो कैसे उड़ती हैं। सबसे पहले उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद उसका डिजाइन था जो फोटो था, और फिर उसी के माध्यम से बच्चों ने उसको ड्राइंग करना, और फिर वो हाउ कैन, मतलब वह उड़ा कैसे, उसमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता थी, और लगभग उसकी क्षमता कितनी है उड़ने की, ये सारी चीजें हम, यस मैम, बच्चों को दिखाया गया था। थैंक यू ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा आप सबका। और अभी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है जो अगेन ब्रेकआउट रूम में है, और आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया है पहले सेकंड वेबिनार, हाँ मैम बनाए थे, प्लान बनाए थे। तो उसके लिए हम 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट और 1 समेटिव असेसमेंट आपको प्लान करना है। अभी तो हमारी असेसमेंट की कितनी सारी बातें हुई, ठीक है ना? ठीक है। तो आप अपने ग्रुप के साथ फिर से 4 नए ग्रुप बनेंगे, 4 नए ग्रुप बनेंगे, और अपने ग्रुप के साथ आप 2 असेसमेंट प्लान करोगे और 1 समेटिव असेसमेंट, बट इकट्ठा करके एक लेसन प्लान चूज कीजिए जो आपने पहले बनाया हो, जैसे पेपर बोट वाला सर, या कोई ने किचन गार्डन, किसी ने गेम खेलाई हो, कोई गेम खेली हो, उसके लिए 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट बनाना है और 1 समेटिव, और फिर हम इसके लिए 20 मिनट्स दे रहे हैं, ठीक है? और आपको वापस आके शेयर करना है, ठीक है मैम? थैंक यू। 4 ग्रुप्स, प्लीज शेयर। ग्रुप 2 आप शेयर करना। हाँ बट दे नो जॉइनिंग रूम 1 जी पेपर बोट। आप जी मैम। जब टास्क डिसाइड करो तो आप ग्रुप डायनामिक्स लिखना कि ग्रुप में क्या करेंगे, इंडिविजुअली क्या करेंगे, होल क्लास क्या करेगा। जैसे वो पेपर प्लेन फेंका तो पूरे क्लास ने पेपर प्लेन फेंका, पैर में क्या करेंगे, जैसे वो कंपाउंड ईयर की बात थी तो दोनों एक दूसरे के कान कंपाउंड ईयर देखेंगे, वैसे लिखना आपका एक्टिविटी, ठीक है? यस मैम। एक फॉर्मेटिव, एक समेटिव, 2 फॉर्मेटिव, इसी तरह लिखना। राइट इट डाउन। रेशमा मैम, प्लीज ज्वाइन योर ब्रेकआउट रूम। चलिए कमल सर, अक्षय सर, अब बात प्लानिंग हो रहा है? यस मैम। तो एक मैं खास बताने आई हूँ जी, व्हेन यू प्लान, इसमें ग्रुप के डायनामिक्स, मतलब स्टूडेंट्स इंडिविजुअली क्या करेंगे, दोनों जोड़ी में क्या करेंगे, होल क्लास क्या करेंगे, अकेले क्या करेंगे। मतलब वो पेपर प्लेन एक्टिविटी थी, तब हर एक बच्चे ने प्लेन डाला, फिर जोड़ी में उन्होंने मेजर किया कि मेरा प्लेन कितना दूर गया, फिर दोनों का कितना। तो फिर से रिपीट करिए ना कौन कौन से। कमल मैम जी मुझे पीछे से आवाज आया। ओपन गार्डन वाला भी अच्छा है। जी मैडम, यहाँ पर हाँ ओपन स्टाफ में। गार्डन है, पेपर बोट है, और आपने कौन सा कहा? आई अंडरस्टैंड। आपको ग्रुप डायनामिक्स भी लिखना है कि आपके असेसमेंट में कौन सी एक्टिविटी ग्रुप में होगी, कौन सी अकेले में होगी। जैसे ऑटोबायोग्राफी राइटिंग है तो अकेले की, बट वो क्विज बनाया ना, तो एक टेबल पे 4 बच्चे थे कि नहीं, 4 बच्चों ने मिलके क्विज बनाया, 4 बच्चों ने मिलके प्रेजेंटेशन किया क्लास के सामने आके, राइट? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ग्रुप में क्या किया और अकेले क्या किया, वो भी प्लान करना, ठीक है? मुश्किल लग रहा है तो मुझे बताओ, आप कौन सा लेसन में असेसमेंट प्लान कर रहे हो, कौन से लेसन की असेसमेंट प्लान कर रहे हो सर? कमल सर, कौन सा लेसन लिया है?
लास्ट टाइम मैम किचन गार्डन वाला इस पे काम कर रहे थे। तो इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 कौन से हो सकते हैं? आपने सोचा होगा ना लेसन में क्या लिखा था? मैम कोई नया मतलब टॉपिक नहीं ले सकते क्या? जरूर ले सकते हो। क्या लेना चाहते हो बताइए। हमें मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक है जिसमें मीन, मीडियन, मॉड, इससे कुछ रिलेटेड ले सकते हैं क्या मैम? हाँ ले सकते हो। तो आपके ग्रुप को पूछो, कमल सर, संदीप सर, उनको ये सिखाना है कि मीन, मीडियन, मोड, एवरेज जैसे कुछ। तो आप किस तरीके से, आपका प्लान क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्टिविटी क्या करेंगे? कौन कौन करेगा? 2 बच्चे करेंगे, स्मॉल ग्रुप करेगा, पूरा क्लास क्या करेगा? मैम पूरा क्लास करेगा इसमें मैम, सभी बच्चे पार्टिसिपेट होंगे क्योंकि मैम अगर मैं सबसे पहले वेट का निकालूंगा कि बच्चों के वेट का मीन निकालना है, तो एक मशीन मतलब जो वेट मशीन है वो लाएंगे, सभी बच्चों को खड़ा करेंगे, तोलेंगे, एक बच्चा उसकी रीडिंग लिखेगा, एक बच्चा 1 बाय 1 बच्चों को बुलाएगा, रीडिंग लिखने के बाद फिर एवरेज निकालेगा, ग्राफ को प्लॉट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। तो ये फॉर्मेटिव होगा कि समेटिव होगा? ये तो समेटिव होगा मैम। इसके आगे आप कुछ नहीं सिखाओगे? नहीं मैम, इसके आगे भी सिखाऊंगा मैम। ग्राफ हो गया, फिर मैम हाइट का मेजरमेंट लेंगे मैम, बच्चों के हाइट का, और फिर हाइट के मेजरमेंट के बाद और भी कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे मैम। देखिए, समेटिव असेसमेंट वो होता है जो लास्ट में होता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो बीच में होता है। इसीलिए मैंने आपको पूछा कि ये लास्ट में है कि इसके आगे कुछ करेंगे, तो आपने बोला इसके आगे कुछ करेंगे, फिर भी आप बताए कि ये समेटिव है। तो ये दोनों मैच नहीं होता है सर। जी मैम। फॉर्मेटिव मतलब कि जब हम एवरेज निकालने का वो फॉर्मूला, हाँ फॉर्म, तो ये तो छोटी सी एक्टिविटी है, एक लेसन प्लान है। हम थोड़ा लंबा लाइक रिपोर्ट राइटिंग, इसमें एक ही सब्जेक्ट का मैथ्स अकेले का काम हुआ। हम तो इंटरडिसिप्लिनरी करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, प्लेन का कितना दूर जाता है, मेजरमेंट किया, और इसके साथ प्लेन की ऑटोबायोग्राफी की और रिसर्च किया और साइंस भी इंक्लूड किया। तो आपके एवरेज में कमल सर और संदीप सर, आप इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। उनको हाइट और वेट के साथ करना है, तो शायद हम हेल्दी डाइट के बारे में कर सकते हो कि कोई ज्यादा मोटा है या कोई ज्यादा पतला है। ठीक है, एवरेज हाइट या एवरेज वेट हमने निकाला कि इन बच्चों का एवरेज वेट ये 10 साल के है और एवरेज वेट 40 है किलो, तो और किसी का 20 है तो किसी का 50 है। तो हम इससे जुड़ के हम साइंस भी सिखा सकते हैं ना सर? जी मैम जी। और इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में दोनों को कंबाइन करके, जैसे BMI है ना, बॉडी मास इंडेक्स, ले सकते हैं ना? जी मैम। तो ये पहले जो वेट और हाइट लाने की जो एक्टिविटी है और एवरेज लाने की, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट बन सकती है। फिर इसके बाद हम उनको बताए कि आपका बेस्ट वेट क्या होना चाहिए इस उम्र में आपका। फिर हम एक्सपर्ट को बुला लाते हैं, फिर एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू करवा सकते हैं, डॉक्टर है, न्यूट्रिशनिस्ट, पेडियाट्रिशियन, कि भाई बेटा आपका वजन ज्यादा है, आपको क्या डिजीज होती है, आपको दौड़ने में, स्पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो वैसे वो बच्चों के पास ही क्विज बना सकते हो कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, मेरा वेट अच्छा है कि नहीं। So everything is not teaching से सिर्फ टीचर करवाए, उनको रिसर्च करने के कई रास्ते हैं, और जो रिसर्च किया उसके ऊपर से छोटा सा क्विज बना सकते हैं, गूगल फॉर्म भरवा सकते हैं कि आप कितने घंटे सोते हो, आपको नींद क्यों आती है खाने के बाद, बहुत ज्यादा खाया है ना। तो ये ऐसे डेटा कलेक्ट करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डेटा का भी हो सकता है कि कितने लोग ज्यादा मोटे हैं, कितने लोग अंडरवेट है, क्यों अंडरवेट है। वैसे फॉर्मेटिव करके फिर वो एक रिपोर्ट बना सकता है, या एक क्या बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट इज अ हेल्दी डाइट फॉर मी। सो एक वेट लेने का, हाइट लेने का कुछ मतलब बनता है, देयर इज अ रीजन फॉर डूइंग इट। इट इज नॉट जस्ट टू अप्लाई मैथ्स।
ये मेरे हेल्थ के बारे में है, मेरे बारे में है ना, इसका फायदा मेरी जिंदगी में होगा, मैं अच्छा खिलाड़ी बनूंगा, मैं हेल्दी बनूंगा, मेरी एनर्जी ज्यादा होगी। सो कैन यू प्लान समथिंग एंड टेल इट टू द क्लास? ठीक है, थैंक यू। 5 मिनट और है, आप थोड़ा लिख लीजिए कि पेयर में क्या करेंगे, ग्रुप में क्या करेंगे, जो बताया ना आप पूरे क्लास को बताइए। वेलकम बैक। I hope you had a fruitful discussion. Yes, ma'am. Completed. So I'm very eager to know कि आपके क्या है formative और summative assessment। तो group 1 से शुरू करेंगे और we will tell our peers what are the criteria for presenting your idea, that आपने formative assessment किस तरीके से किया, how did you, what was your task, what were your instructions, and what did the students do? Were they working as a whole class, in pairs, in groups, or individually? मैम इंडिविजुअली किए हैं हमने किचन गार्डन। हाँ, ग्रुप 1 बताएगा। ग्रुप 1? यस मैम, ग्रुप 1 में हम ही लोग हैं मैडम। ओके। किचन गार्डन का हमने एक्टिविटीज बच्चों को करने के लिए दिया हुआ था, तो उसमें हमने इंडिविजुअली बच्चों से अलग अलग पूछा कि एक्टिविटी जब हम करवा रहे थे बच्चों से, तो ऐसे फॉर्मेटिव असेसमेंट जब फर्स्ट हमने लिया तो हमने बच्चों से सबसे पहले यही पूछा कि बच्चों आपने आज क्या खाकर आया है अपने घर से। तो सभी बच्चों ने हमारे पास में अलग अलग वेजिटेबल्स के नेम बताए। किसी ने बताया कि उनने बैगन खा के आया है, किसी ने बताया उन्हें पोटैटो आलू खा के आया है, किसी ने लौकी बताया, किसी ने, मतलब सबने अलग अलग सब्जियों के नाम हमें बताए मैडम। तो सब्जियों के माध्यम से फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि बच्चे बताओ इन सब्जियों के माध्यम से आपको क्या मिलता है। मुझे लगता है इसको चार्ज करना पड़ेगा। अरे फॉर्मेटिव असेसमेंट आप बताइए ना, बोलने दो ना। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से ये किया कि सब्जियों के माध्यम से आपको क्या क्या प्राप्त होता है, कौन कौन से विटामिन मिलते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं, कौन कौन से वसा कार्बोहाइड्रेट क्या क्या आपको प्राप्त होता है। तो बच्चों ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिया जिसके बारे में उनको विटामिन का भी नॉलेज हुआ। सर एक्चुअली ना मेरा ब्लूटूथ है ना, ये जो लगा है ना, इसको वो करना पड़ेगा चार्ज, रेड लाइट दिखा रहा है मैम। इसके बाद हमने बच्चों को मिट्टी के बारे में बताया। कुछ मिट्टी के बारे में जानकारी देने के बाद हमने मिट्टी के प्रकार के बारे में बच्चों से पूछा कि मिट्टी कुल कितने प्रकार की होती है। बच्चों ने अपने आसपास पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकारों को बताया, जैसे लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी है, भुरभुरी वाली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। इस प्रकार से बच्चों ने अलग अलग रिस्पांस दिया कि इतने प्रकार की मिट्टी हमारे घर के आसपास में पाई जाती है। उसके बाद जब ये हुआ तो हमने एक ब्रेक दिया, उस ब्रेक में उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए कहा। उस एक्टिविटी में बच्चों ने छोटे छोटे पौधे हमको दिखाया, टमाटर के पौधे हुए, आलू के पौधे हुए, मूली के पौधे हुए, गाजर के पौधे हुए, इस प्रकार से पौधे उन्होंने हमको दिखाया। फिर हमने उन पौधों को एक भूमि बताई, उस भूमि का हमने पहले उसको मापन करने के लिए कहा। तो बच्चों ने टेप के माध्यम से भूमि को प्रॉपर तरीके से नापा। उनमें हमने कुछ इंचेस बताए, उस इंचेस के उनको गड्ढे बनाने के लिए कहा। तो उनने गड्ढे भी उन प्रॉपर, जैसे 1 इंच या 2 इंच के हमने जो गड्ढे बताए, उस इंच को उन्होंने प्रॉपर नाप के बनाया। और फिर हमने उनको पौधे लगाने के लिए कहा। जब उन्हें पौधे वन बाय वन करके। सर एक मिनट, जब उन्होंने ये नापा, ये गड्ढे बनाए, तो सब बच्चों ने किए, ग्रुप में किए, पेयर में किए? जो गड्ढे बनाने वाली जो प्रोसेस थी ये ग्रुप में हुई मैडम। हमने 2-2, 3-3 बच्चों के ग्रुप बनाए, 3-3, 4-4 बच्चों के ग्रुप बनाए और प्रत्येक ग्रुप को ये काम दिया। तो हर एक ग्रुप ने अलग अलग पौधों को लगाया, उनके एक रो अलग अलग बनाई उन लोगों ने। इसमें कुछ रो जो थी वो औषधि पौधों की भी थी। हमने औषधि पौधों के बारे में बताया था। कॉमन पौधा होता है तुलसी, जो कि औषधि पौधा है, हर घर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से औषधि पौधों की हमने एक रो अलग बनवाई। उसके लिए हमने स्पेसिफिक एक ग्रुप को अलग रखा कि ये ग्रुप जो है वो औषधि पौधों को लगाएगा करके। तो ये असेसमेंट कौन सा है फिर? फॉर्मेटिव है कि? हाँ नहीं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा मैडम। इसके बाद जब गेफ हुआ, सेकंड फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने जब लिया, तो सेकंड फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने पौधों की वृद्धि के बारे में उनसे पूछा कि पौधे की वृद्धि किस प्रकार से होती है, या पौधों की वृद्धि के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो जो जो चीज पौधों को दी जाती है, जो विजुअली उनको दिखा, उसके बारे में बच्चों ने हमको बताया। जैसे हवा हुआ,
प्रकाश हुआ, पानी हुआ, ये सारी चीजें बच्चों ने हमको बताया कि ये सब सहायक हैं पौधों की वृद्धि के लिए। नोट डाउन किया। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि ये किस प्रकार और उनमें हरी पत्तियों के आने के बाद फूल आते दिखाई देते हैं, फिर फल दिखाई देते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रक्रम है जो कि वृद्धि होती हुई दिखाई देती है विजुअली बच्चों को। तो इसके बारे में उन्होंने हमको बताया। और समेटिव असेसमेंट? सर आप फ्रीज हो गए। पूरी एक्टिविटी से बच्चों को क्या समझ, हेलो मैम आवाज आ रही है? हाँ आई एक सेकंड के लिए। मैम मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समेटिव असेसमेंट में हमने ये जानने की कोशिश की कि बच्चों ने ओवरऑल एक्टिविटी से क्या सीखा, क्या जाना और उनके मन में क्या जागृत हुई, मतलब उन्होंने क्या नया सीखा इस एक्टिविटी के माध्यम से। तो इसके संबंध में हमने कुछ क्वेश्चंस उनके द्वारा करवाए। जैसे सबसे पहले तो ये है कि गार्डनिंग एक ऐसा है जो कृषि के प्रति बच्चों में एक नई रुचि को जागृत करता है। तो स्पेसिफिक टास्क क्या था और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? स्पेसिफिक टास्क ये था मैडम कि बच्चों को कृषि के प्रति जागरूक करना, उनमें गार्डनिंग के लिए एक नई सोच को जागृत करना। नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव है सर, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा गोल है कि उनमें जागरूक करना है। बट मैं बच्चे को टास्क ऐसा दूंगा कि आप जागरूक हुए कि नहीं, ऐसे तो नहीं। टास्क मतलब क्या? इंस्ट्रक्शन। यस मैम, उन बच्चों के अंदर उत्सुकता का होना मैम। हाँ, but that cannot be a task. That can be an objective. And my question is, what was your summative task? Specific task जैसे मीनू मैम ने बोर्ड पे नहीं लिखा था कि ऑटोबायोग्राफी लिखना है, ये प्लेन का पिक्चर है, इसके बारे में 3 पैराग्राफ लिखना है। बच्चों को ये बताना है कि किचन गार्डन होता क्या है। किचन गार्डन के माध्यम से हमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, और जो वेस्ट ऑफ वाटर जो वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर का भी हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। Is it an essay? Is it paragraph? Is it a report? यस मैम डाटा कलेक्शन है। यस मैम ऑटोबायोग्राफी है, क्रिएटिव राइटिंग है और पैराग्राफ राइटिंग भी है। तो इनके माध्यम से भी हम उनमें एक असेसमेंट तैयार करा सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी वेजिटेबल्स को यूज करते हैं तो वह कौन से सीजन में उगाई जाती है, उसके एडवांटेज क्या हैं और किस प्रकार की मिट्टी में वह पाई जाती है, और किस प्रकार का जो मानसूनी प्रभाव होता है तो उसमें भी उसका इफेक्टिव होता है, और कौन कौन सी जो सब्जियां हैं जिन्हें हम न सिर्फ अपने किचन गार्डन में यूज करने के बाद हम उन्हें मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये जागरूकता भी है बच्चों में। वोकेशनल स्टडी के माध्यम से भी हम उन्हें बता सकते हैं कि जो औषधीय पौधे भी हैं, तो हम औषधीय पौधों को भी जैसे हम अदरक हो गया, अदरक का भी यूज कर सकते हैं हम, और अदरक के लिए क्यारिया। मैं समझ गई कि आप बच्चे क्या क्या कर सकते हैं सर। You were asked to plan one summative task कि बच्चे ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, क्या क्या कर सकते हैं वो तो है, लेकिन आपके ग्रुप ने क्या सिलेक्ट किया एक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी शुरुआत से अंत तक उसका सीक्वेंस कैसा था। जैसे हमारी वीडियो में था कि पहले सभी बच्चे प्लेन फेंकेंगे, फिर पैर में करेंगे, फिर 4 में करेंगे, फिर क्विज बना, ऐसे इट वाज सपोज्ड टू बी one summative task, but आपने फॉर्मेटिव बताया, और आई थिंक दैट सभी आइडियाज डिस्कस नहीं हो पाए शायद, राइट? यस, इट मे पॉसिबल। गजेंद्र सर आप चाहते हैं? समेटिव टास्क वो होता है वो अंत में करते हैं, और इसके द्वारा हमें पता चलता है कि हर एक बच्चा क्या समझा। सो इफ यू आस्क देम टू राइट अ रिपोर्ट,
है ना, कि हमने किचन गार्डन बनाने के प्रोजेक्ट में क्या क्या सीखा, कौन से, जैसे ये जो सर ने अभी बताया ना कि कौन से अदरक भी ये हो सकता है, ये क्या क्या बेनिफिट है, वो एक रिपोर्ट. सो योर समेटिव टास्क विल बी चिल्ड्रन विल राइट अ रिपोर्ट अबाउट क्वेश्चन व्हाट पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकता है. तो इसमें हम पॉइंट में ये डाल सकते हैं मैडम कि उनने मापन के बारे में भी सीखा है, तो मापन के बारे में लिखेंगे बकायदा कि हमने गड्ढे इतने बाई इंच के नाप कर तो आपके ऑब्जेक्टिव इसके टास्क में बदल जाएंगे. आपने जो ऑब्जेक्टिव बताए वो टास्क में क्वेश्चन के रूप में आ जाएंगे कि इसके बारे में हमें बताइए. दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से, है ना. थैंक यू सर, वेरी नाइस. उसके बाद में बच्चों को जमीन का डिवाइड कर देंगे कि आपको इतने जमीन में आपको क्यारियां बनाना है, क्यारियों के माध्यम से आपको उनके बीच में गैप कितना रखना है ताकि एक दूसरे पौधे को डिस्टर्ब ना हो और एज इट इज वो ग्रो करें. उसके बाद फिर कितनी मात्रा में हम समझ गए. आप शुरुआत में ग्रुप में टास्क रख सकते हैं, फिर पेयर में कर सकते हो, फिर इन रिपोर्ट इंडिविजुअल करना पड़ेगा, स्पेसिफिक इंडिविजुअल. थैंक यू. इंडिविजुअल आएगी सबकी रिपोर्ट मैडम. टास्क में समेटिव टास्क इंडिविजुअल हो सकता है. थैंक यू. सॉरी सर, टाइम के हिसाब से मैं ज्यादा फिर से दोहराना नहीं चाहती. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू बोथ ऑफ यू. वेरी वेल डन. ग्रुप 2. थैंक यू मैम. लक्ष्मी मैम, ग्रुप 2 कौन बोलेगा? जी मैम, मैं बोल रही हूँ लक्ष्मी मैम. हमारा जो एक्टिविटी है वो भी किचन गार्डन से रिलेटेड ही है, मृदा के प्रकार से संबंधित है. तो यहाँ हमने बच्चों को सिखाया कि हम आसपास किस प्रकार की मृदा को, मिट्टी को देख रहे हैं, उसके कलर कौन से हैं और तो कौन बच्चे क्या करेंगे मैम? फॉर्मेटिव टास्क में बच्चों का इंस्ट्रक्शन आपका क्या है और कैसे डायनामिक्स होंगे? व्हाट विल दे डू? जी, इसमें बच्चे चारों तरफ जो है एब्जॉर्ब करेंगे, देखेंगे कि मिट्टी जो है वो किस किस रंग की है, और उसमें बच्चे ये जानेंगे ग्रुप में. यहाँ पे सब ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से हो रहा है. तो एक एक प्रेयर बनाए गए हैं, एक एक ग्रुप बनाए गए हैं, और हर ग्रुप जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि किस किस प्रकार की मृदा होती है. तो यहाँ हमने बच्चों से पूछा कि ये इनके रंग कैसे हैं, किस प्रकार के हैं. तो किसी ने लाल, किसी ने काला, किसी ने पीला, इस प्रकार से. कुछ रेतीली मृदा है, कुछ बारीक है, ऐसा उन्होंने बताया. और फिर उन्होंने बच्चों ने ये जाना कि जो हमने पूछा बच्चों से कि यहाँ किस प्रकार जो है मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है. तो बच्चों का जवाब आया कि जो बारीक, जो महीन है, उपजाऊ, तो ये जो मृदा है वो उपजाऊ मृदा है, ह्यूमस युक्त मृदा है. और फिर हमने बच्चों को बोला कि अब यहाँ पर हमने बच्चों से सीड्स मंगवाए, बीज मंगवाए कि आप इसमें जो है एक किचन गार्डन बनाएंगे तो उसमें किस प्रकार के कौन कौन से सीड्स आप उसमें डाल सकते हैं, लगा सकते हैं. तो वो लेके आए. तो बच्चों ने वैरायटी ऑफ सीड्स लेके आए, कई प्रकार के. कुछ बच्चे जो है भिंडी के, कुछ भटे के, कुछ टमाटर. तो बच्चे जो लेके आएंगे इसको आप एक्टिविटी के इन द फ्रेम ऑफ एन एक्टिविटी आप समझा रहे हैं. मैं पूछती हूँ कि इसको फॉर्मेटिव टास्क में बदलने के लिए उसको फॉर्मलाइज कैसे करोगे? विल दे राइट इन अ टेबल, विल दे मेक अ चार्ट? देखो, हमने जो आज एक्टिविटी की ना कि स्टोरी बनाएंगे, ये डेटा कलेक्ट करके टेबल बनाएंगे, वो ये सब कैसे होगा? मैं वो नहीं जानना चाहती कि वो उन्होंने क्या बताया, ये टास्क उन्होंने कैसे फुलफिल किया. जो मिट्टी का सैंपल लिया तो उसके ऊपर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किया, या पैकेट में लेके उसको अटैच करके इसके साथ डिस्क्रिप्शन करके एक रिपोर्ट बनाया. वो एक्टिविटी ऑफ असेसमेंट क्या थी, वो जानना है. बच्चों ने जो है अपने घर से वो मटके लेके आए जिसमें मिट्टी डाली और पौधों बीज उसमें लगाए. अच्छा. तो इसमें उन्होंने देखा कि किस प्रकार से पौधे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं. बच्चे ने ये ऑब्जर्व किया, और कितना पानी डालना है, कितने टाइम पे डालना है, ये उन्होंने सीखा उससे. तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है? जी मैम.
आप क्या असेस करना चाहते थे इसके द्वारा? आपका ऑब्जेक्टिव क्या था ये एक्टिविटी में? किचन गार्डन। किचन गार्डन तो प्रोजेक्ट है मैम। What did you expect when you asked them that एक पॉट ले लो, इसमें बीज बो? What did उनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या थे? लर्निंग आउटकम क्या जानना चाहते थे? डू दे नो हाउ टू मेजर? डू दे नो हाउ टू राइट? डू दे नो हाउ टू ऑब्जर्व एंड टेक डाउन और डिस्क्राइब? ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उनको लिखना आना चाहिए, हर रोज टाइम टू टाइम मेजर करना चाहिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा कि आपने मेजर किया, आपने डिस्क्राइब किया, आपका पौधा बढ़ा कि नहीं, मिट्टी कैसी थी, ये सब रिपोर्ट द्वारा करोगे? कैसे करोगे? ये मुझे समझ नहीं आई। इट इज एन एक्टिविटी यू आर एक्सप्लेनिंग। इसके बाद क्या होगा, चलो बताओ। बच्चों ने प्रतिदिन की उसकी जो है किस प्रकार ग्रो कर रहा है, पौधा बढ़ रहा है ना, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की, लिखा उन्होंने पर डे की, एक एनालिसिस किया कि आज इतना ग्रो हुआ है, आज इसमें फूल आए हैं, आज इसमें फल आए हैं। ये पूरी एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की बच्चों के माध्यम से, ये सारी चीज हुआ। सो ये समेटिव असेसमेंट है, हर एक इंडिविजुअली करेगा, ग्रुप में करेगा, पेयर में करेगा? ये ग्रुप असेसमेंट है मैडम। ठीक है। और इंडिविजुअल कैसे पता चलेगा आपको कि हर एक बच्चे को समझ आए कि नहीं? वो कैसे पता चलेगा आपको? ये तो समेटिव में मैडम है। हाँ जी, समेटिव में जो है, इसमें जो है बच्चे को प्रतिवेदन बनाने के लिए कहा गया कि आप स्थानीय स्तर पर कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, उसके पैदावार की प्रक्रिया क्या है, और उनको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया कि इसमें किस पौधे के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है और कौन हमारे एरिया में हो सकता नहीं हो सकता। ये पूरा प्रतिवेदन बनाने के लिए इंडिविजुअल बच्चे को दिया गया। तो समेटिव अभी इसके दौरान हमने जो शुरुआत में आज जो एक्टिविटी है ना, कि आपने फिल्म दिखाई, एक्सपर्ट को मिलवाया, शायद एक खेडूत के साथ मुलाकात हुई, क्या कहानी बताई, डेमोन्स्ट्रेट, ये सब, इसमें से किसी एक्टिविटी का यूज करके इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ जुड़ा आपने आज? कर सकते हो? सोचो, you can think about it. कर सकते। You can, would it help to see a video, to do research in the library, to collect data and then show it to an expert, to do an experiment in the laboratory कि ये soil में कितना वो है जो उसके soil के जो नर्सरी ले जाके कर सकते हैं, नर्सरी ले जाके करा सकते हैं। Very, that's what I mean, to make it experience. और कुछ ऐड करना चाहते हैं? इसमें जो है मिट्टी के रंग गुणों के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, और बीजों के प्रकारों के बारे में कि कितने कौन से प्रकार के बीज होते हैं, ये एक उसका एक चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कैन वी गो टू ग्रुप 3? Group 3, please. Thank you, Lakshmi ma'am. Thank you, ma'am. Group 3. Akshay sir, Kamal sir, and bus 2 people. Only 2? Some participants. हाँ, कमल सर और अक्षय सर। आपके साथ कौन था? एक तीसरा था, संदीप सर। हाँ, संदीप सर नहीं है। आप बताइए। 2 formative, 1 समेटिव। मैम हमने भी यही लिया था मैम, किचन गार्डन का, पर हमारा जो ऑब्जेक्ट था मैम उसमें बच्चों को लर्निंग करवाना था। तो लर्निंग में था मैम औषधीय पौधों को उगाना और उनके द्वारा हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाना। तो हम कैसे किया आपने? मैम इसमें बच्चों ने करके सीखा है मैम इस असेसमेंट में, और उन्होंने मतलब सबसे पहले बच्चों ने ये मतलब अपने आसपास रिसर्च किया मैम, डोर टू डोर सर्वे किया मैम उन्होंने अपने। तो ये सर्वे किया, तो उसमें आपने एसेस क्या किया? आपको कैसे पता चला कि बच्चों ने क्या सीखा है?
मैम उन्होंने मतलब बच्चों ने कि हमारे जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कौन कौन सी औषधियाँ उगती है, उगाई जा सकती है, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार का वातावरण है, पानी वगैरह कैसे देना है, इस तरीके से उन्होंने डाटा को कलेक्ट किया, उस डाटा को एनालिसिस किया, फिर उसके बाद उसका ग्राफ, चार्ट या कुछ भी मतलब बच्चों ने किया मैम। उसके बाद फिर उन्होंने ये पता किया कि अब हम यहाँ पर क्या क्या औषधियाँ उगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैम उन्होंने किचन गार्डन को तैयार किया। पहले उन्होंने जमीन वगैरह देखी, अगर यदि गार्डन के लिए जमीन है तो ठीक, नहीं है तो उन्होंने टेरिस गार्डन का उपयोग किया। अब इसमें मैम बच्चों ने इंडिविजुअल एक्टिविटी भी की मैम और ग्रुप एक्टिविटी भी की। तो जैसे इंडिविजुअल एक्टिविटी में जैसे जो ग्रुप एक्टिविटी, कुछ बच्चों ने 2-2 4-4 के पेयर बनाए, उस पेयर में किसी बच्चे ने मिट्टी को ढूंढा, किसी बच्चों ने बीज को ढूंढा, किसी बच्चों ने और भी मैम अदर वर्क किया उन्होंने, जैसे गमले वगैरह। और उसके बाद फिर मैम उन्होंने गार्डन तैयार किया, टेरिस गार्डन वगैरह। तो ये आपने प्रोजेक्ट डिस्क्राइब किया सर, प्रोजेक्ट पूरा डिस्क्राइब किया आपने, बट व्हिच वर द फॉर्मेटिव टास्क 2 and 1 समेटिव? इसमें से कौन से आपके टास्क फॉर्मेटिव थे और बच्चों ने कैसे किए, और एक समेटिव टास्क क्या था? मैम समेटिव टास्क में मैम उन्होंने इसके बारे में पूरी एक राइटिंग रिपोर्ट लिखी कि हमने इसमें क्या क्या किया और इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसे दूर हुई, रिफ्लेक्टिव डायरी जैसे बना सकते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल, प्रोसेस जर्नल, रिफ्लेक्टिव डायरी, कि मुझे इंटरव्यू लेते हुए, डोर टू डोर जाते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए, एक्सपर्ट से मिलते हुए, हर एक स्टेप, अभी आपने पूरा प्रोसेस बताया, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके लिए पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छा। लेकिन इसको फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट में बदलने के लिए आपको इसका एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि हर एक दिन का जो आपने किया वो डायरी बनाओ, उसमें रिफ्लेक्शन लिखो, फीडबैक ले लो, क्या इंटरेस्टिंग लगा, क्या मुश्किल लगा, है ना? तो दैट बिकम्स योर असेसमेंट सर। ये आप यूनिट 3 खुलेगा टिसेक्स का, इसमें आपको पूछेंगे कि असेसमेंट लिखो फॉर्मेटिव या समेटिव, तो इसमें जो पार्ट आप समेटिव में लिख रहे हैं वही पार्ट लिखना है, पूरा प्रोजेक्ट नहीं लिखना है। इसमें जहां जैसे हम पूर्ण विराम या कॉमा, फुल स्टॉप, तो कॉमा जब हम पॉज करते हैं सोचने के लिए कि बच्चा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। वो कौन सा मोमेंट था जब आपने सोचा हाँ हम ऐसे अच्छी दिशा में जा रहे हैं, दैट बिकम्स योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। मे बी दे हैव टेकन क्वेश्चंस बनाए इंटरव्यू के लिए, तो सही क्वेश्चन थे कि आयुर्वेदिक औषधि के बारे में कुछ जानने के लिए प्रयास किया, उसका रिसर्च किया, उसका प्रेजेंटेशन किया, अगेन पॉज, हाँ राइट ट्रैक पे है, फॉर्मेटिव असेसमेंट वैसे, ठीक है। मैम इसके लिए क्विज भी कर सकते थे, गूगल फॉर्म वगैरह भी बनवा सकते थे मैम बच्चों से कि ये कैसे हुआ, आपने कैसी मिट्टी ली, कैसा क्षेत्र, क्या टेम्परेचर है, इस तरीके के गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम। बट क्वेश्चन पूछना सिर्फ वो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है, इसके बाद उसका जवाब लाके उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना कि मैं क्या सोच रही थी और क्या निकला, क्या मुझे, हाउ टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड एंड हाउ टू प्रेजेंट इट in the form of a report, right? बीच में भी आप रिपोर्ट का वो दे सकते हो, रिपोर्ट पैराग्राफ में। जी मैम, थैंक यू। ग्रुप 4, ग्रुप 4 निधि मैम, सुनीता मैम, लास्ट ग्रुप। सुनीता मैम, निधि मैम, प्लीज शेयर कीजिए। यस मैम। ओके मैम, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, वो टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक टास्क था, उसमें इग्निशन टेम्परेचर। बट कौन सा वो लेसन प्लान क्या था? Was it planned in the group last time? और इग्निशन टेम्परेचर ही लिया था मैम। It is a topic, right? Okay, continue. हमने इस फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया, 4 ग्रुप में। ईच ग्रुप हैज 3 to 4 स्टूडेंट्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी परफॉर्म की, जिसमें कि सेपरेट ग्रुप में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट
कि पहले उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए इन एन ओपन एरिया। ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट का सेपरेशन किया उन्होंने टू डिफरेंट ग्रुप्स में, कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो हाईली इग्निटिव है, मतलब जल्दी आग लग सकती है। कुछ जैसे सपोज थोड़ा आसपास एरिया से उन्होंने गार्बेज कुछ इकट्ठा किया, कुछ गीला था वेट, एंड थोड़ा सा सेपरेट ग्रुप बनाया जिसमें ड्राई लीव्स वगैरह थी इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने इनमें इनको मतलब इसमें जब फायर आग लगाई इसमें, तो उन्होंने फिर एनालाइज किया कि दोनों ग्रुप में से किस ग्रुप में जल्दी फायर कैच हो जाता है और किस में नहीं होता है। दोनों जो उन्होंने सेपरेट ग्रुप बनाए थे ऑब्जेक्ट के, तो एक में पाया कि एक में फायर जल्दी कैच हो जाता है और स्मोक जो है धुआं बहुत ही ना के बराबर निकलता है, जबकि एक में जो वेट थोड़ा सा गीला कचरा जो था उसमें स्मोक भी निकल रहा था काफी। ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों ने। और बच्चों ने इसके अलावा जो ये हमारा था फॉर्मेटिव फर्स्ट में, फॉर्मेटिव का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने उनको ऑडियो विजुअल द वीडियो क्लिपिंग दिखलाई। वीडियो क्लिपिंग में हमने उन्हें दिखलाया कि सपोज एक ट्रक जा रहा है ऑयल टैंकर और अचानक में उसमें आग लग जाती है। देन सेकंड वीडियो क्लिपिंग हमने दिखलाया था फॉरेस्ट एरिया में फायर, जंगल में आग लग गई। ये जो सेकंड पार्ट था फॉर्मेटिव असेसमेंट का, इसमें ये जो हमने दिखलाया था जनरली यहाँ पर ये बात बताई गई है, रखी गई है कि जो ट्रक में फायर है या फॉरेस्ट एरिया में फायर है वो समर सीजन में, गर्मी के समय फॉरेस्ट एरिया में फायर जो है ज्यादातर लग जाती है। जैसे कि थोड़ा सा बच्चों को प्रीवियस नॉलेज भी होता है, देखा भी होता है उन्होंने वीडियो वगैरह में, न्यूज वगैरह में। देन इसके बाद ये दोनों जो फॉर्मेटिव एक्टिविटी थी फॉर्मेटिव असेसमेंट का, उसके बाद हम आते हैं समेटिव पार्ट पर। समेटिव असेसमेंट में हमने क्विज के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में हमने उनका फीडबैक लिया बच्चों का, जैसे कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या है। देन जो समटाइम्स एलपीजी गैस का लीकेज हो जाता है किचन में, पर वहाँ फायर कैच नहीं करता अनटिल अनलेस देयर इज नो मैच स्टिक, मतलब मैच स्टिक से जब तक अपन आग नहीं लगाते तब तक फायर नहीं लगता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैच स्टिक अगर सिंपली रूम में किचन में रखा रहता है तो उसमें आग क्यों नहीं लगता, रब करने पर ही लगता है। जब तक हम रब नहीं करते मैच स्टिक रखा रहता है, आग नहीं लगता उसमें, वाई, ये क्वेश्चन रखा हमने। देन उसके बाद जो हमने एग्जाम्पल दिया था फॉरेस्ट फायर का और ट्रक, ऑडियो क्लिपिंग दिखलाई थी ट्रक फायर फॉरेस्ट फायर का, उसके बेस पर हमने एक क्वेश्चन रखा कि विच फ्यूल इज बेस्ट। Yes. See, I see very specific questions that you have asked, और वो they are related to the resource you are using. कि इस वीडियो में जब वीडियो सिलेक्ट करती हूँ तभी मैं तय कर लेती हूँ कि इस वीडियो में मुझे कौन सा क्या पूछना है। जैसे हमने आपको असेसमेंट वीडियो शेयर किया तो मैंने 10 बार देखा कि इसमें कौन सा प्रश्न मैं पूछूंगी, क्या जवाब सुनना चाहती हूँ। वैसे हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में बच्चों ने ये पार्ट सीखा कि नहीं, सुना कि नहीं, वैसे प्लान करके करते हैं और वो मुझे आपके एक्सप्लेनेशन में मुझे आई कैन हियर इट। ओके मैम, वन कॉन्सेप्ट इज देयर, बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हुआ कि गीला जैसे कचरा है उसको जलाया तो स्मोक ज्यादा निकल रहा है और कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रही यहाँ पर। तो जब भी कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो कि हेल्थ पर्पज से ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है। ये बात भी बच्चों को क्लियर हुई। और एक बात और क्लियर हुई कि यदि गार्बेज की कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है तो हमें इसे आउटसाइड एरियाज में, सिटी से दूर आउटसाइड एरिया में डंप कर देना चाहिए, गार्बेज बर्निंग नहीं करना चाहिए। ये भी थोड़ा सा बच्चों के माइंड में क्लियर हुआ। और इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या फीडबैक है इग्निशन टेम्परेचर का, ये भी बच्चों को पता चला। वेरी गुड। समेटिव हो गया? यस मैम। वेरी गुड। So I think that आपको काफी everybody has shared. I would like to end this session with one takeaway, that what new understanding of assessment did you get today? If we can just put on our videos, चालू करें तो आज आपको असेसमेंट के बारे में कुछ नई समझ आई हो तो प्लीज आप बताइए कि असेसमेंट के बारे में मुझे ये तो पता था बट नाउ आई नो दिस ऑल्सो। यस सर, तिवारी साहब। जी मैम, असेसमेंट के बारे में फॉर्मेटिव समेटिव जो है इसमें अलग अलग इस तरह होता है, ये हमको नई समझ आई है।
नहीं, पहले हम असेसमेंट अपने ढंग से कर लिया करते थे, लेकिन इसमें टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में करना और इसके बाद समेटिव उनको पूरे उसको वर्क आउट करना, ये सारी चीजें इस बार सीखा। और इससे ये कोई नई चीज हमें बताता भी है। जैसे बाजार में आती है तो हर एक नई चीज हम खरीद नहीं लेते, पहले हम इसका वैल्यू देखते हैं। तो आपको इसकी वैल्यू, इसके बेनिफिट कुछ दिखते हैं क्या? दिखते हैं? इसके बेनिफिट क्या लग रहे हैं आपको? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हमारे बच्चों के प्रति जो है, हम जो काम कर रहे होते हैं तो उसमें बच्चे की सक्रियता और बच्चा क्या सीख रहा होता है, बच्चे के सीखने का ढंग क्या है, ये सारी चीजें हमको इसमें समझ में आती हैं। बहुत अच्छा। आई थिंक सो। आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन वेरी सिंपली और क्लियरली कि क्या फायदा है। कि कोई और भी प्लीज शेयर करना चाहता हो तो? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा। हाँ जी, एक के बाद एक। मैम, हाँ समेटिव असेसमेंट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि बच्चा, हम अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि बच्चा क्या सीख पा रहा है, क्या सीख नहीं पा रहा है, और अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो हम अपनी पढ़ाने के तरीके में क्या सुधार कर सकते हैं बच्चे की कठिनाई को देखते हुए, कठिनाई के स्तर को देखते हुए। जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लक्ष्मी मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी मैम, इसमें हमने देखा कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, तो जो बच्चों को इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जब दिया जाता है तो हम बच्चों को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, कैसे उनका आकलन करेंगे, ये जानने की इच्छा बच्चों को भी होनी चाहिए और एक शिक्षक को भी होनी चाहिए, और क्या इसमें पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें हम सीखते हैं। और जब बच्चा अच्छी तरह करता है, लिखता है, तो उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलता है जब हम बीच में फीडबैक देते हैं, तो आगे की जर्नी में ज्यादा मेहनत भी कर सकते हैं। राइट, दे मे बी मोटिवेटेड दैट हाँ, मुझे अभी प्रेजेंटेशन में मेरा बहुत अच्छा मैं प्रेजेंट कर पाया, तो चलो अभी नेक्स्ट टाइम ऑटोबायोग्राफी भी अच्छा रखूंगा, क्विज भी अच्छा करेंगे। राइट, तो इट एनकरेजेस देम। यस मैम, एफए के माध्यम से मैडम उनको बीच बीच में टॉपिक भी मिलते जाते हैं नए। हाँ, दे गेट फीडबैक, नो फीडबैक मिल जाता है टॉपिक के माध्यम से। यस मैम, फीडबैक के माध्यम से उनको नए नए टॉपिक्स मिलते जाते हैं। हाँ, और वो और ज्यादा अच्छे तरीके से उसको सोचकर कर सकते हैं। और ग्रुप में फीडबैक मिले तो चारों को मिलती है। देखो, इंडिविजुअल में हम एक बच्चे को शाबाशी देते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप वर्क करते हैं तो चारों को अच्छा लगता है, और दो दूसरे तीसरे वालों को भी लगता है कि मुझे भी थोड़ा तो आता है ना, शायद मेरे से ज्यादा बेहतर इसको आता है, बट मैं भी इस ग्रुप में था जिसकी वाह हुई। सो ग्रुप वर्क अलाउज ईच चाइल्ड टू फील स्पेशल, टू फील दैट आई नो, I can do। और हमारे एजुकेशन का गोल ही क्या है? टू मेक एवरी चाइल्ड थिंक और बिलीव इन themselves कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप लेके मैं पूरा कर सकती हूँ। राइट, so I think I am very thankful to you all for sharing. I think it was a wonderful session for me. I hope आपको भी। मैम एक क्वेश्चन है मैम। मैम, इसमें मैंने यूनिट 2 का सेशन 5 जो है प्रैक्टिस बेस्ड असाइनमेंट किया है। हाँ, उसका प्रोग्रेस कार्ड में स्कोर नहीं दिख रहा है। हाँ, सो मुझे पता चला कि ये जो ग्रेडिंग चल रही है अभी, सो आपको ग्रेड्स मिलेगी, लेकिन आप सबमिट जरूर कर देना। जी जी। Everybody has completed unit 2? Yes ma'am। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है? राइट मैम, एक क्वेश्चन करना था। हाँ मैम, यूनिट 4 स्टार्ट हो गई है, यूनिट 3 में कुछ आया नहीं है। यूनिट 3 शुरू हुआ है, आज कल होगा। देन बट डोंट वरी, ग्रेड मिलेगी आपको सबमिट करना है बस। फल की आशा फल मिलेगा, कर्म करना है, धर्म करना है। टू यू मैम। हाँ, थैंक यू निधि मैम, आई एम एंजॉयिंग। वेरी गुड ग्रुप, बहुत पार्टिसिपेशन है तो हमें मजा आता है। फरा मैम, थैंक यू। We are also thankful to you। हेलो लक्ष्मी मैम। नमस्कार मैम। आशीष सर, काम करते रहना, अपना धर्म निभाते रहना, है ना? फल की आशा मत रखना। फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम अच्छे टीचर बनते हैं तो मुझे, जब मैं एफर्ट करती हूँ तो अपनी जो वी आर लर्नर्स फर्स्ट, राइट?
एवरी Yes, टीचर yes, ma'am. लव्स लर्निंग। हम कुछ नया सीख रहे हैं तो फिर इसमें फल तो मिल गया है ना, वो तो बोनस, Yes, ma'am. Yes, yes. वो जो सर्टिफिकेट है ना, मार्क है। हम बच्चों ma'am. को भी यही सिखाते हैं ना, मार्क के ऊपर आधार मत रखो, आपको Yes. मजा आ रहा है ना, कुछ सीखने को मिल रहा Yes, है, ma'am. बस बस नया कर रहे हैं, फिर और Yes, क्या ma'am. चाहिए, राइट? थैंक यू, बाय Yes, बाय। ma'am. थैंक यू Bye, मैम, bye. Bye, ma'am. नमस्कार मैम। और जो मेंटर इसमें है ना, 3 मेंटर, वो मेंटर ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आशीष सर और गजेंद्र सर, Yes, ma'am. Yes, प्लीज ma'am. मेंटर मीटिंग ज्वाइन कीजिए। बाय बाय। बाय Thank you. Bye, ma'am. मैम।